नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सल्तनत कालीन एक ऐसे शासक पर चर्चा करेंगे जो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। हाँ, सल्तनत काल का अकबर एल्फिंस्टन महोदय द्वारा कहा गया है। उस आदमी का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने मोहम्मद बिन तुगलक से थोड़ा समझदार था, न्यायप्रिय था। थोड़ा सा गलत काम इसने भी किए थे, बेवकूफ़ी वाले काम, जिससे सल्तनत काल का पतन भी हो गया। पतन कैसे हुआ यह भी बताएंगे। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है 1351 में, तो कुछ उदार नीति लाता है ये। जैसे कि जो किसानों को दिए गए ऋण हैं, जिसे तकाबी ऋण कहा जाता है, तकाबी ऋण, यह किसानों को दिया जाता था सल्तनत काल में। तकाबी ऋण, तकाबी ऋण को माफ करने का काम करता है ये। न्याय व्यवस्था में उदार नीति लाता है। न्याय व्यवस्था में उदार नीति लाने के लिए क्या करता है, तकाबी ऋण यहां पे माफ किया इसने, फिर न्याय व्यवस्था उदार करता है। न्याय व्यवस्था उदार करने में बहुत से ऐसे दंड हैं, उनको वो माफ कर देता है। चलो, दंड भी माफ हो गए, न्याय व्यवस्था में भी ये अच्छा काम करता है। ये 28 प्रकार के जो कर थे, 28 प्रकार के करों को कम करके ये केवल 4 प्रकार के कर रखता है। 28 कर को खत्म करके 4 प्रकार के टैक्स को लगाता है। पहले बहुत से टैक्स लगते थे सल्तनत काल में, 28 प्रकार के टैक्स, अब ये केवल 4 प्रकार के टैक्स लगाता है। लेकिन ये एक टैक्स का बढ़ा देता है, सिंचाई कर। यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, सिंचाई कर लगाने वाला कौन था सल्तनत कालीन में? तो फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाता है, जिसे हक ए सर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंचाई कर को हक ए सर्ब। ये उपज का 1/10 भाग होता था सिंचाई कर। सिंचाई कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो सिंचाई कर भी लगा देता है। और ये जैसे ब्राह्मणों पे लगने वाला कर है, जैसे जजिया कर, ब्राह्मणों पर लगा देता है। सल्तनत काल का वह शासक कौन था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया? फिरोज शाह तुगलक जजिया कर को ब्राह्मण पे लगाता है। और क्या करता है ये? राजाओं को देखिए, जो राजाओं को विशेष उपहार दिए जाते थे, विशेष भेंट दी जाती थी, इस प्रथा को इसने खत्म कर दिया था। राजाओं को विशेष उपहार देने की प्रथा को फिरोज शाह तुगलक ने खत्म किया। इसके शासन काल की 2 घटनाएं बहुत बेकार हैं, जो कि सल्तनत काल के पतन का कारण बनती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपनी योजनाओं से शासन को चौपट कर दिया था। पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उसने दोआब में कर वृद्धि कर दी। उस समय जब अकाल पड़ा था, उसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब था। पूरी प्रजा तस्त व्यस्त हो गई, मर गई, भूख से तड़प गई, है ना, राजधानी परिवर्तन में। वहीं सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाता है। चांदी के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा। अब छापा खाना में विशेष चिन्ह ऐसे नहीं बनाए गए उस सिक्के में, तो हर घर में टकसाल बनने लग गई। हर घर वाले भी उसी तरह के सिक्के बनाने लग गए, तो सांकेतिक मुद्रा भी का प्रचलन भी खराब हुआ। खुरासान योजना असफल रही, है ना, कराजिल योजना भी असफल रही। तो इस तरह की योजनाएं एमबीटी के शासनकाल में, उसके पतन का ही कारण बनती है। इसलिए विद्रोह भी बहुत हुए थे। किसके शासनकाल में? एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 2 काम खराब हुए थे। उन्होंने सरकारी पदों को आनुवांशिक कर दिया। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्यों सल्तनत काल का कारण बन गया पतन का? सरकारी पद आनुवांशिक कर दिया गया। आनुवांशिक मतलब होता है, पिता नौकरी कर रहा है सैनिक के रूप में, पिता मर गया, बेटा भी सैनिक बन जाएगा।
उसका बेटा सैनिक बन जाएगा, है ना, आनुवांशिक जागीर। वहीं दूसरा एक और देख लीजिए, जागीर वेतन के वेतन न देकर वेतन के रूप में जागीर देना प्रारंभ कर दिया गया और जागीर को आनुवांशिक कर दिया गया। अब ये दो कारण आप देखिए, सरकारी पद आनुवांशिक हो जाएंगे, है ना, तो विद्रोह होगा। केंद्र में विद्रोह का कारण यही बनता है कि पदों का आनुवांशिक होना। वेतन के रूप में जागीर जब दे दोगे तो भूभाग दिया जाएगा, उस जागीर में से जो आपको टैक्स मिल रहा है वो उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को प्राप्त होगा, ना कि राज्य को प्राप्त होगा। ऐसे में वो जो राज्य है वो धन अभाव से ग्रसित हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर शासक अपना शासन सही से नहीं चला सकता है। तो और जागीर आनुवांशिक भी हो गई, है ना, ये नहीं है कि वो अधिकारी मर गया तो वो जागीर फिर सल्तनत के राजा के पास आ जाएगी, राज्य के पास आ जाएगी, ऐसा भी व्यवस्था नहीं थी, आनुवांशिक कर दिया गया था। तो ये दो कारण सल्तनत काल के पतन के मुख्य कहे जाते हैं। सल्तनत काल के पतन के मुख्य कारण में ये दोनों महत्वपूर्ण। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, बहुत अच्छा आदमी था। इसने बहुत सारे बाग, सराय, ये सब निर्माण किए थे। लगभग 1200 बाग, 1200 लगभग बागों का निर्माण करता है। ये नगरों का निर्माण करता है। नगर का निर्माण, कौन कौन से नगर, जैसे हिसार हरियाणा में, फिरोज शाह कोटला, है ना, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। तो हिसार हो गया, कौन सा, हिसार, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। ऐसे नगरों की स्थापना करता है कौन, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद है ना, हाँ फिरोजाबाद। तो ऐसे नगरों का निर्माण करता है। फिरोज शाह तुगलक रोजगार देने के लिए भी एक विभाग का निर्माण करता है, रोजगार विभाग का निर्माण करता है। फिरोज शाह तुगलक रोजगार विभाग बनाता है, ये उसके काम है। दीवान खैरात का निर्माण करता है, दीवान ए खैरात। दीवान खैरात किस लिए है, ये दान विभाग कहा जाता है। दान विभाग, दानी व्यक्ति था। दीवान खैरात का निर्माण करता है और गरीब, जैसे विधवा हो गई, गरीब मुस्लिम कन्याएं हो गई, उनका विवाह करने के लिए दीवान खैरात पूरा कार्य करता था। तो ये ऐसे काम बहुत अच्छे हैं। दारुल सफा, दारुल शफा, ये क्या है दारुल सफा, ये अस्पताल है, अस्पताल का निर्माण करवाता है आपका। फिरोज शाह तुगलक दारुल सफा का निर्माण करता है। वही दीवान ए बंदगान, यह एक दास विभाग था, दासों के संरक्षण के लिए एक विभाग का निर्माण करता है। क्या नाम है, दीवान ए बंदगान विभाग खुलता है। देखिए दीवान, ये देखिए ए हो गया, बंदगान, दीवान ए बंदगान का निर्माण करता है। दासों के कल्याण के लिए, दास माने नौकरों के कल्याण के लिए दीवान ए बंदगान की व्यवस्था करता है। ये दासों की देखरेख करता था, उनका वेतन कैसे मिलना है, उनका रखरखाव कैसे होना है, कितने नौकर काम करेंगे, दास काम करेंगे। कुल मिलाकर 1,80,000 दास थे उसके शासनकाल में। किसके, फिरोज शाह के शासनकाल में। इनको वेतन दिया जाता था। एक अलग विभाग बना दिया गया था, दीवान ए बंदगान। दारुल सफा एक अस्पताल का निर्माण करता है। दीवान ए खैरात दान विभाग का निर्माण करता है, रोजगार विभाग का निर्माण करता है। वहीं नगरों का निर्माण करता है। नगर में हिसार, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद आदि नहर हैं। 1200 बागों का निर्माण करता है फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए इतना अधिक समझदार व्यक्ति दो कारणों से मात खा गया, अपने सरकारी पदों को आनुवांशिक करके। वही वेतन के बदले इतने लोगों को वेतन कैसे देगा, तो उसने जागीर
देना प्रारंभ कर दी और जागीरों को भी आनुवंशिक कर दिया, जिससे सल्तनत काल का पतन धीरे धीरे प्रारंभ होने लगा। और एल्फिंस्टन महोदय इसे सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से काम किए थे इन कालों से। इसने सिक्के भी जारी किए थे। देखिए, सस्कनी, अध और बिक, ससगनी, अद्धा और बिक सिक्के हैं इनके। देखिए, ससगनी ये सिक्का है, अद्धा और बिक ये सिक्के हैं। ये जारी करने वाला कौन था? हमारा फिरोज शाह तुगलक था। तो सल्तनत काल का बहुत अच्छा शासक फिरोज शाह तुगलक। इसमें नगरों का निर्माण भी किया, जिसने दान विभाग का निर्माण किया, अस्पताल का निर्माण किया, गरीबों के कल्याण के लिए काम किया, दासों के कल्याण के लिए दीवाने बंदगान विभाग का निर्माण करता है, और सिंचाई कर ये लगाता है। हक ए सर्व नाम से सिंचाई कर लगाने वाला, ब्राह्मणों को जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। तो इस तरह आपने फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन एक बहुत अच्छे शासक के बारे में पढ़ा। दो कमियां यही हैं कि अपने सरकारी पदों को उसने आनुवंशिक कर दिया, जिससे सल्तनत काल का पतन प्रारंभ हुआ। वहीं जो वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ कर दिया, वे और जागीरों को भी आनुवंशिक कर दिया गया। ये इसकी दो कमियां थी। इस कमियों को देखते हुए भी एल्फिंस्टन महोदय इन्हें सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। और इस व्यक्ति को 2 बार खिल्लत भी मिस्र से प्राप्त हुई थी। खिल्लत एक अधिकार पत्र कहा जाता है। 2 बार इसको खिल्लत प्राप्त हुई। तो चलिए, आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा। अब चलिए अगले वीडियो में हम अन्य इतिहास के महत्वपूर्ण विषय को लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।